ठीक है जी, आज हम लोग जो अपने जो चीज़ें रह गई थी इन दो चैप्टर्स के अंदर उनको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे जी। एक चीज़ है कंबाइंड मीन या वेटेड मीन। ठीक है जी, कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट से राइज होता है कि हमारे यहाँ जब हम कुछ दो चीज़ों का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, जो एवरेज आती है वो एवरेज बड़ी बेरहम होती है, उसमें बड़ों को इज़्ज़त नहीं दी जाती। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मेरे 2 मार्क्स हैं 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, एक इंग्लिश है और एक मेरा जो है ना वो मैथ है। अब इंग्लिश और मैथ, खैर हमारी आवाम को तो इंग्लिश भी मुश्किल लगती है, इंग्लिश का इस्लामियात लिख लेते हैं। इस्लामियात और मैथ, इस्लामियात और मैथ के मार्क्स हैं। इस्लामियात में आपने जनाब बहुत इजीली 90 मार्क्स हासिल कर लिए और मैथ में आपने जो है ना वो 30 मार्क्स हासिल किए। ठीक है जी, जब आप इसकी एवरेज लेते हैं तो आप इसकी एवरेज लेके तो आप इसको क्या कहते हैं 90 + 30 120 डिवाइडेड बाई 260। तो हम बच्चे को कहते हैं जी तुमने 60 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। ठीक है, सही है। अब इसमें कभी कभार ऐसे होता है कि जो बच्चों की मार्क्स की जो एवरेज होती है ना वो उनकी मेंटल कैपेसिटी का ठीक से अंदाज़ा नहीं होती। हम लोग तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है जी इसके 60% मार्क्स आए हैं इसके टोटल, तो ये अच्छा बच्चा है। एक बच्चा है जिसने बड़ी मुश्किल से मैथ में जो है वो मार्क्स हासिल किए 90, लेकिन इस्लामियात में 30 मार्क्स हासिल किए, उसके भी मार्क्स की परसेंटेज निकाली जाएगी तो वो 60% ही बनेगी। ठीक है, 60% यानी कि 60 मार्क्स उसने हासिल किए हैं जी। ये चलें टोटल 60 रहते हैं, मीन की बात करें ना, दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड किया। अब इन दोनों बच्चों में इनकी मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। एक ने बहुत अच्छा तैयार किया और एक ने बहुत बुरा तैयार किया। एक बच्चा जो है वो इस्लामियात में बहुत अच्छा है और एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है। सही है, तो अगर मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए, अगर मुझे ऐसी चीज़ के लिए बच्चा सेलेक्ट करना है जिसकी मेंटल कैपेसिटी मैथ्स के वाले से ज़्यादा बेहतर होगी, तो मैं चूज़ नहीं कर सकूँगा, मुझे ये दोनों इक्वल नज़र आएंगे। सिमिलरली अगर मैंने किसी इस्लामियात की प्रोफिशिएंसी वाली जगह पे मुझे कोई बच्चा सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई क्विज़ कंपटीशन है या इस तरह से कुछ, या इस्लामियात में उसने कोई PhD करनी है, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बच्चा ज़्यादा बेहतर है। तो यही वजह है कि आप लोगों के जो FSC के भी जो मार्क्स होते हैं, फिर उसके साथ आपके जो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको एक वेट असाइन कर दिया जाता है कि कौन सी चीज़ की कितनी वेटेज है। ठीक है, कौन सी परफॉर्मेंस की कितनी वेटेज है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हम इनको एवरेज करने से पहले हम दोनों में से जो चीज़ हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ऐसी जगह पे सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चों की जहाँ पे मुझे मैथ्स की कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो मैं मैथ्स को ज़्यादा वेट असाइन कर दूँगा। करंटली इन दोनों को 1-1 का वेट असाइन किया गया है। इस्लामियात और मैथ्स को दोनों को इक्वल वेट असाइन किया गया है। 1-1 भी हो सकता है, आप 2-2 भी कह लें, 3-3 कह लें, 5-5 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दोनों का वेट इक्वल है। लेकिन जैसे ही किसी को थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहेंगे हम, तो हम कहेंगे कि इस्लामियात को 2 कंसिडर करो और मैथ को 5 कंसिडर करो। इस्लामियात और मैथ इन दोनों को वेट असाइन कर दिए हैं हमने। सही है, नॉर्मली किसी एक को वेट असाइन किया जाता है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि इन दोनों को भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, इन दोनों को भी किया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा, मैं इनकी एवरेज कैलकुलेट करने लगूंगा तो मैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सही है, और उसके बाद इनकी एवरेज जो है वो कैलकुलेशन करूंगा। इसे हम वेटेड एवरेज मीन कहते हैं, यानी कि हर वैल्यू को एक वेट असाइन कर दिया जाए, हर वैल्यू को एक वेट असाइन कर दिया जाए और फिर उसके बाद देखें कि what W are the relative weights of each mean and M means the mean of each observation used for taking a combined mean from the result of different separate means when importance of each mean is different। यानी कि हर एक की वैल्यू अगर डिफरेंट है, हर एक मीन की या हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर डिफरेंट करनी है तो आप उसको वेट असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 90 × 2 और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे फिर 1 या 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, नीचे से फिर इनका जो टोटल मीन जो मैंने इनको दिया उस पर डिवाइड करूंगा, विच इज़ 7।
सही है। तो ये क्या कितना आ रहा है जी, 180 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 7 कितना बनता है जी, 330 डिवाइडेड बाय 7 क्या बना जी, करें ज़रा, मुझे कोई एक बच्चा तो करके बता दो यार, 330 डिवाइडेड बाय 7 47.14। अब इस बच्चे की जो एक्चुअल वेटेज है 47.14 है। दूसरे की जब हम कैलकुलेट करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना बनेगा जनाब, 60 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 7, 510 डिवाइडेड बाय 7, 72.8। अब देखिए कि नंबर्स वही दोनों के सेम हैं, लेकिन हमने क्योंकि मैथ को 5 का वेट असाइन कर दिया था, इसलिए जिस बच्चे के मैथ के मार्क्स ज़्यादा थे उसकी एवरेज जो है ये वेटेड एवरेज ज़्यादा बन गई। इसे हम वेटेड एवरेज कहते हैं। वेटेड एवरेज कहते हैं किसको, ऐसी वैल्यू को जो कि वेट असाइन करने के बाद आई है। ऊपर हम हर ऑब्जर्वेशन को वेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नीचे हम टोटल ऑफ वेट डिवाइड करेंगे। वेट का क्या मतलब है? वेट का मतलब है वजन, कि किसको कितनी ज़्यादा वैल्यू देनी। मैथ को जब 5 का कहा है तो हमने कहा है कि मैथ को इस्लामियात से ज़्यादा वैल्यू देनी है, क्योंकि इस्लामियात का वेट 2 है। जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हमारे टोटल आंसर में आना चाहिए। इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज मीन, जिसमें हम हर आंसर को उसके स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करके उतना निकालते हैं। अब होगा ये, अब इन देखो इन दोनों के दरमियान में 5 और 2 की है ना वेट, तो इन दोनों के दरमियान में क्या रेशो है, ये उसका 2.5 गुना है। तो मैथ के मार्क्स का इस्लामियात के मार्क्स से 2.5 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट है। या अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं कहता कि मैथ के मार्क्स इस्लामियात के मार्क्स से दुगना इम्पैक्ट है। जितने इस्लामियात की वैल्यू है उससे ज़्यादा मैथ्स की वैल्यू है। सही है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो वेटेड मीन है, जिसमें अगर हम लोग इंडिविजुअल मीन्स करते तो हमारा आंसर 60-60 आया दोनों का, लेकिन जिस बच्चे के मैथ के नंबर्स कम थे उसका आंसर कम हो गया, और जिसके मैथ के मार्क्स ज़्यादा थे उसका आंसर ज़्यादा हो गया, 72 हो गया। तो वेटेड मीन जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ों की इज्जत करना सिखाता है। जो ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जो ज़्यादा बड़ी आइटम्स हैं, उनको वो ज़्यादा वेट या ज़्यादा इज्जत असाइन करता है। ठीक है। अगर घर में कोई डिसीजन हो रहा है और आपके वालिद साहब की ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए तो वालिद साहब की ओपिनियन को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि चुप कर जा वरना फेंटी पड़ जाएगी। ऐसे ही होता ना, ठीक। गाँव में तो वो चुप ऐसे ही कराते हैं कि चुप कर, और साथ में जो है ना वो मार के कहते हैं कि हाँ भाई चुप करना है कि नहीं। फिर बंदा खुद सोचता है कि मैंने चुप करना है कि नहीं। जो चीज़ पड़ी हो, कोई डंडा हो, कोई सर में, जी 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 ऐसे ही होता। तो ये हो गया जनाब हमारा वेटेड एवरेज मीन। अच्छा, कंबाइंड मीन होता है दो डिफरेंट सेपरेट मीन्स को कंबाइन करके कंबाइंड मीन निकालना। ठीक है जी, दो डिफरेंट सेपरेट मीन्स को कंबाइन करके कंबाइंड मीन निकालना। इसके लिए दो डिफरेंट डाटा सेट्स होते हैं। दो डिफरेंट डाटा सेट्स को उनका अलग अलग मीन होता है और उनको जो है वो कंबाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल डाटा सेट ऐसे दिया जा सकता है कि एवरेज सैलरी एक बिजनेस में काम करने वाले मेन और वुमेन की, मेन की एवरेज सैलरी जो है वो 60,000 है, वुमेन की एवरेज सैलरी जो है वो 50,000 है, और नंबर ऑफ स्टाफ, कितना स्टाफ मेंबर है, मेन जो है वो 100 लोग हैं और वुमेन जो है वो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जी 30 खवातीन हैं। तो हम इन दोनों की अलग अलग एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें। हमने क्या किया है कि मेन के 100 लोगों की सारी के सारों की जमा की है, सैलरीज 100 पे डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज आंसर आया 60,000। और वुमेन जो है इनकी 30 लोगों की सैलरी जमा की, 30 पे डिवाइड किया तो एवरेज आंसर आया 50। अब मेरा ये सवाल है कि बताएं इनका कंबाइंड मीन क्या होगा, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को 60,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 130, 60,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 130। ये गलत तरीकाकार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60,000 जो है वो एक नहीं है, वो 100 लोगों की है।
और 50,000 एक की नहीं है, वो 30 की है। ये दोनों लोग फ़र्क है, दोनों लोग क्वांटिटी फ़र्क है। अगर वुमेन भी 100 होते और मैन भी 100 होते तो मैं इनको सीधा सीधा जमा करके 2 पे डिवाइड करता, मेरे पास एवरेज आ जाती सैलरी। लेकिन वुमेन और मैन इन दोनों की नंबर ऑफ स्टाफ में फ़र्क है। ठीक है जी, ये है हमारा मीन 1 और ये है जनाब हमारा मीन 2। ये है n1, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये है जी n ऑफ 2। तो जो हमारा कंबाइंड मीन होता है ना, उसका फार्मूला होता है जी m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 m4 n4, जितने भी हैं ये सारे जमा करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस ऑनवर्ड। अगर 3-4 डाटा सेट्स हैं तो वो फिर वो इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। अगर 3 डाटा सेट होते तो हम कहते हैं m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3, और नीचे n1 n2 n3 कर लेते, तीनों को जमा कर लेते। अगर 10 डाटा सेट होते तो m1 n1 से लेकर m10 n10 तक सारे जमा करते, नीचे n1 n2 n3 से लेकर n10 तक हम सारे जमा करते। अब जो आंसर आएगा वो हमारा कैसे आएगा? 60,000 is the mean of first values multiply by 100 plus 50,000 is the mean of second value multiply by 30 divided by 100 plus 30। ये हमारा कंबाइंड मीन का आंसर आएगा। बताएं जरा क्या आंसर आता है? $60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या आंसर आता है जी ऊपर वाले का? बड़ा लंबा आंसर है। हाँ, तो इसको डिवाइड करो 130 से। कर दिया 57,652 57,000 समथिंग आएगा। 57,652 692 57,692 .30। बस ठीक है, यही कर लेते हैं। ये है हमारी एवरेज सैलरी। मैन की एवरेज सैलरी 60 है, वुमेन की एवरेज सैलरी 50 है। अगर ये दोनों 100 होते ना, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दोनों की सेम होती ना, 100 होती, हम इनका मीन निकालते तो वो भला कितना निकलना था? वो यही 60,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाना था, यानी कि 55,000 आ जाना था। लेकिन देखो ज़रा आंसर जो है वो 60,000 की तरफ ज़्यादा है। 60,000 के पास है ना, 50,000 से दूर है, 60,000 के पास है। क्यों? क्योंकि 60,000 वाली वैल्यूज़ ज़्यादा थी। ठीक है, 60,000 वाली वैल्यूज़ ज़्यादा थी। तो इसका ये मतलब है कि ये वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है कि कितनी वैल्यू कितने लोगों की है। 60,000 जो है वो 100 लोगों का है और 50,000 30 लोगों का है। तो ऐसे केस में हम इन दोनों को जमा करेंगे, m1 n1 प्लस m2 n2 और डिवाइडेड बाय n1 n2 सो ऑन। तो ये भी बेसिकली दो मीन्स में से हर मीन को एक वेट असाइन करना है। और वेट अब हम क्या असाइन कर रहे हैं? हर मीन की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो उसका वेट है। ऐसे ही वेट करते थे ना अभी हम, कि हमने नीचे वेट को जमा किया था। तो अब इस सिनेरियो में नंबर ऑफ वैल्यूज हमारा वेट है और हर वैल्यू को हम उसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये दोनों फार्मूले एक ही तरह से हैं, इनकी थ्योरेटिकल नेचर एक जैसी है, लेकिन एक जो है वो वेटेड एवरेज मीन का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज़ को उसका वेट असाइन करके फिर उसका मीन लेना, जिसमें बड़ों को ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, छोटों को कम इज्जत दी जाएगी। और कंबाइंड मीन जो है, दो डिफरेंट मीन्स हैं, उन दोनों मीन्स को कंबाइन करके इनका एक कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। ये हमारा कंबाइंड मीन आएगा। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था कंबाइंड मीन और वेटेड मीन का। ये बेसिकली हमने कल कंप्लीट कर लेना था, लेकिन कल वक्त की कमी की वजह से हम इसे कंप्लीट नहीं कर सके थे। आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स के ऊपर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में कलेक्ट होता है, यानी कि उसमें कोई तरतीब, कोई पैटर्न, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस रैंडमली जनरेट हो रही होती। इसके बाद हम ये करते हैं कि उन ऑब्जर्वेशंस को एक कागज़ पे लिख लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वो हमारी डाटा की सॉर्टिंग हो, चाहे डाटा को
तरतीब से लिखना हो, ग्राफ्स बनाने हो, चार्ट्स बनाने हो, उसको हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। डाटा का कुछ भी एनालिसिस अगर हम करें, वो चाहे डाटा की कोई भी अरेंजमेंट या तरतीब या किसी भी तरीके से उसको सेट करना है, वो एनालिसिस कहलाता है। अब डाटा पे कोई भी काम करेंगे ना, तो वो हमारा डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। डाटा एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो अभी इंडिविजुअली आपको कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, लेकिन जब जैसे ही आप उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो हमारी प्रेजेंट डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आपने समझना है। डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज या कोई करैक्टरिस्टिक्स इससे आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। हम जब डाटा के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ मीनिंग्स, कुछ ना कुछ पर्पस और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उसके अंदर से हो रही होती है। हम लोग डाटा को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक है डाटा की अरेंजमेंट। अगर हम डाटा को किसी ना किसी अरेंजमेंट में ही अरेंज कर लें तो वो भी एक डाटा की प्रेजेंटेशन होती है। अरेंजमेंट दो हो सकती हैं। एक होती है जी असेंडिंग अरेंजमेंट। असेंडिंग अरेंजमेंट में 1 2 3 4 इसकी एग्जांपल है कि लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले और उसके बाद आप आगे आगे उसकी हायर वैल्यूज लिखते चले जाते हैं। अरेंजमेंट में दूसरी चीज़ होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। पहले बड़ी, सबसे बड़ी, फिर उससे बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, -1 भी इससे छोटा होता है, तो आगे आप चलते चले जाएं। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और होता है ऑर्डर टेम्पोरल ऑर्डर। टेम्पोरल, टेम्पोरल ऑर्डर जो है दैट बिलोंग्स टू टाइम, टाइम वाइज। टेम्पोरल ऑर्डर का मतलब है टाइम वाइज। सबसे पुरानी चीज़ सबसे पहले लिखी जाए, उसके बाद उससे लेटेस्ट, उसके बाद उससे लेटेस्ट, उसके बाद उससे लेटेस्ट, और सबसे एंड पे सबसे न्यूएस्ट वैल्यू लिखी जाए। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो टेम्पोरल डायमेंशन में आती हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी टेम्परेचर्स, 1 जनवरी का, 2 जनवरी का, 3 जनवरी का, 4 जनवरी का। तो हम इसको इस ऑर्डर में लिखें कि ये टेम्पोरल डायमेंशन में बने, तो वो टाइम बेस्ड होता है। तो ये 3-4 ऑर्डर्स हैं, इसमें मजीद कोई साइंस नहीं है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने डाटा को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बना के देखा था और उसके ऊपर फार्मूले भी सॉल्व करके कैलकुलेट करके देखे थे, जो कि हमारा यहाँ पे हमने कुछ बनाया था इस तरफ, शायद अब मिटा दिया है, जिसमें हमने ये ऐसी वैल्यूज़ जो कि एज ऑफ स्टूडेंट इन QM क्लास, इसको लिया था हमने, और इसका हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, जिसमें x लिखते थे 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर 25 तक। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई थी, वो हमारी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब डाटा के अंदर डिस्पर्शन कम है तो फिर हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा था वो x 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई थी। इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन भी करके देखी थी। तो डाटा के अंदर अरेंजमेंट करने से अगर डाटा का कोई मज़ा ना आए हमें, तो फिर हम लोग डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी को सामने रखते हुए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जिसके फार्मूले और कैलकुलेशन सारी हमने देखी थी। फिर जनाब होता है अगर डाटा के अंदर ज़्यादा मज़ीद थोड़ी सी डिस्पर्शन आ जाए, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि डाटा जो है डाटा सेट नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स टू रीच कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 30 ही हैं, यूनिक वैल्यूज़ 23 हैं। तो इसमें जब हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमारी 23 वैल्यूज़ का एक टेबल बन जाएगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना लेते हैं इसका। अच्छा, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है, क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा था तो अभी हम पढ़ लेते हैं। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बेसिकली हर डाटा वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑब्जर्वेशन है 24, तो आप इसके 2 पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो स्टेम कहलाएगा, और दूसरा पार्ट जो है वो लीफ कहलाएगा। ठीक है जी, हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन सब की स्टेम और लीफ जो है वो हम अलग अलग करके लिख देंगे। पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें स्टेम लिखी जाएंगी 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद लीफ लिखी जाएंगी। लीफ लिखते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले सबसे छोटी लीफ होगी और सारी लीव्स जो हैं वो तरतीब में आएंगी। ठीक है जी, तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एक टेबल को ही कहते हैं जिसमें पहले कॉलम में, यानी कि बेसिकली हम नंबर को आधा कर देते हैं और उसके बाद उसको कॉलम्स में लिख देते हैं। जो स्टेम है वो 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की भी हो सकती है। लीफ में भी 2 या 3 डिजिट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबिलिटी इन डाटा की डाटा कितना खुला खुला है। लेकिन जितना ज़्यादा खुला हो जाता है डाटा, उतना ज़्यादा ये यूजलेस हो जाती है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले।
ठीक है जी, जितनी ज़्यादा ये रिपीट होती जाती है, बड़ी होती जाती है, उतनी ज़्यादा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले यूजलेस होती चली जाती है। तो ये छोटे डाटा सेट की जिसके अंदर हम लोग अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज़फुल नहीं होती, उसमें हम बनाते हैं। अब देखें ये वही डाटा है, अगर हम इसकी अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते तो हमें 27 कॉलम्स का टेबल बनाना पड़ना था, लेकिन हमने स्टेम एंड लीफ बनाया तो ये हमारे पास 6 रोज़ का टेबल आ गया। तो बेसिकली टेबल बनाते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि 5 या 6 रोज़ का टेबल हो, इससे बड़ा ना हो, चाहे वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। 0 का मतलब है कि 50 या कोई वैल्यू नहीं? 0 का मतलब है 0। अच्छा, ये नीचे वाला 50 का 0, इसका मतलब है 50 वो नीचे 40 है, उसके ऊपर 40 का मतलब है 40। सबसे ऊपर जो स्टेम 0 है, इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ वैल्यू थी 02। ठीक है, तो 02 का 2 पार्ट करेंगे, ये 0 आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा। तो बेसिकली हर वैल्यू को हमने उसी तरतीब से लिखा है, बस उसको रोज़ में लिख दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं ये वैल्यू असल में क्या थी, तो हम कहेंगे कि ये प्लस इसकी साइड पे इसका स्टेम लगाएं तो ये 17 थी वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं ये वैल्यू क्या थी, तो ये थी जी 39। और जब इनको काउंट करना है तो स्टेम को छोड़ के काउंट करना है? जी बिल्कुल, बता रहा हूँ, वही चीज़, उन्हीं चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए आपसे पूछता है कि जी नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, तो आप सिर्फ लीव्स को काउंट करेंगे, क्योंकि लीफ ही आपके टोटल वैल्यूज़ है। तो हर स्टेम के अंदर लीफ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 10 11 और 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 50 वाली 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये टोटल 30 वैल्यूज़ हैं, 30 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें भी ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना इजी होता है, इसमें मीन कैलकुलेट करना, आपको सारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो उसी तरह से जोड़ के जमा करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, सारी वैल्यूज़ जोड़ के जमा करनी पड़ेंगी। ये एक्स नहीं है लीफ, इसको एफ एक्स नहीं करना, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगर मीन कैलकुलेट करना होगा तो वही फार्मूला है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर आपने इसमें से मीडियन फाइंड आउट करना है या मीन फाइंड, ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे कि आप अनग्रुप डाटा में फाइंड आउट करते थे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इतना बेनिफिशियल भी नहीं है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, बट ये है कि स्टेम एंड लीफ के अंदर कभी कभार वो हो सकता है एग्जामिनर MCQ ही कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के अंदर जो है ये स्टेम है ये लीफ है, तो नंबर क्या होगा, तो यू शुड एटलीस्ट नो। बाकी इसमें कैलकुलेशंस के अंदर हमें कोई आसानी है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, मॉड अगर आपने देखना हो तो आपको किसी एक जगह पे बहुत सारे लीफ जो हैं वो बार बार रिपीट होते नज़र आ रहे हो, तो वो आपका मॉड होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। 8 पहला जो स्टेम है उसके अंदर 8 2 दफ़ा आ रहा है, जो स्टेम नंबर 3 है उसके अंदर 8 2 दफ़ा और 9 2 दफ़ा आ रहा है, और 4 के अंदर 7 और 0 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो इसका कोई मॉड है ही नहीं है, क्योंकि दो ही फ्रीक्वेंसी आ रही है 4-5 डिफरेंट नंबर्स की। ठीक है, लेट सपोज कि अगर यहाँ पे एक 9 और होता तो हम कहते कि 39 जो है ये हमारा मॉड है, क्योंकि 9 3 दफ़ा 39 3 दफ़ा आ गया है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस वक्त तो हमारे 4 मॉड्स बन रहे हैं। जब 4 मॉड्स बन रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि असल में हमारा डाटा जो है वो ठीक से कंप्लीट नहीं है, मज़ीद ऑब्जर्वेशन चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि डाटा में मॉड क्या है। ठीक है जी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले होता है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको हमने बड़ी डिटेल से देखा है। फ्रीक्वेंसीज, मिड पॉइंट, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ हमारी रह गई थी जिसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज होती है, परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को 10 पे डिवाइड करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। टोटल फ्रीक्वेंसी जितना भी है, इस क्वेश्चन में तो 100 है, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है 50 हो, 30 हो, 500, 1000 हो, वट एवर। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से जब आप डिवाइड करते हैं उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो बेसिकली ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है कि हम उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, परसेंटेज का साइन नहीं लगाते बस। हाँ, कह सकते हैं। यानी कि डाटा अगर आप रैंडमली देखेंगे तो किधर फॉल करेगा, वो आपका ये होता है
रेलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे ही पता चलता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है जी, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले देखा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, चार्ट्स भी हम कुछ बनाते हैं। अब कुछ चार्ट्स हैं जो बहुत ईजी हैं, ठीक है जी, और कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग है, हम उनको ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट जो है ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, हमारे पास x होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। x था फॉर एग्जांपल 18, 19, 20, 21, 22 और इसकी फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 20, 35, 65 और 21 की फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी इसने बनाई है, मैं वही डाटा ज्यूम कर लेता हूँ ना, तो ये तकरीबन जो है ये आपकी 80 और 90 के दरमियान में 88, ठीक है जी। तो फर्ज करें कि आपके पास ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप x एक्सिस के ऊपर x लिख देंगे जो आपका मिड पॉइंट है, और y एक्सिस के ऊपर आप इसकी फ्रीक्वेंसी बना देंगे, और सारे पॉइंट्स जो है वो आप x एक्सिस पे जो है वो प्लॉट कर लेंगे। ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है और ये 21 है, और फिर इनकी बार्स बना देंगे, बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे कितनी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। 18 की फ्रीक्वेंसी 20 है तो ये देखें 20 की फ्रीक्वेंसी है, बल्कि ये थोड़ी 19 होनी चाहिए, 20 से थोड़ी सी नीचे है, चलो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ 19। तो ये हमारी बार की हाइट कितनी होगी, जितना कि x एक्सिस के ऊपर आपने 19 तक जाना है, और ये बार हो जाएगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी ही सारों की चौड़ाई होगी, किसी एक को ज़्यादा चौड़ा नहीं करना आपने, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसकी जो हाइट है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 18x अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी 19 है, ये देखो 19 तक की बार बनी हुई है। ये कहाँ तक, ये तकरीबन 35 तक की बार बनी हुई है, ये 65 तक की बार बनी हुई है, और ये तकरीबन 88 तक की बार बनी है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लिखी होगी उसकी हाइट जो है वो y एक्सिस से देख के आप इसका निशान लगा के उसको ड्रॉ कर लेंगे। अप्स एंड डाउन भी हो सकती है। अप्स एंड डाउन से क्या मुराद है, मतलब कि ये एक तीर ऊपर जा रही है, हाँ, कोई अंदर नीचे भी हो सकती है। हाँ, जिधर मर्जी हो सकती है। ये तो बाय चांस ग्राफ मेरे पास ऐसा आ गया था। आपने तो इन वैल्यूज़ को देखकर बनाना है, आपने इन वैल्यूज़ को देखकर चार्ट बनाना है। इसको हम बार चार्ट कहते हैं। सिंपल बार चार्ट इज अ ग्राफ विच विद रेक्टेंगुलर बार्स, ईच बार लेंथ और हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द बार्स रिप्रेजेंटेड वैल्यूज। लेंथ जो है उसकी डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ बार इज इक्वल टू द क्वांटिटी विच दैट कैटेगरी रिप्रेजेंट्स। और उसकी जो चौड़ाई है वो इक्वल रखनी है। ग्राफ यूजुअली शो अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है जी। इसे हम सिंपल बार चार्ट कहते हैं। सिंपल बार चार्ट के बाद अगला बार चार्ट आता है जी जो मल्टीपल कॉलम बार चार्ट होता है, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो शो की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि 18, 19 और 20, यहाँ चले 18, 19, 20 नहीं कहते, हम कहते हैं जनाब एक और डाटा सेट लेते हैं जिसमें 3-4 लोग हैं, 4 बैट्समैन हैं या क्रिकेट प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी। उसने कितने कैचेस पकड़े हैं फॉर एग्जांपल वो हमारी इस ब्लू बार से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, कितना स्कोर किया है वो हमारी इस रेड बार से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ठीक है जी। कितने फॉर एग्जांपल बॉलिंग की है वो हमारी ग्रीन बार से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो इस तरह से डिफरेंट बार्स से रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये कंपैरिजन भी करती हैं एक ही बंदे की परफॉर्मेंस का और डिफरेंट बंदों की सिमिलर परफॉर्मेंस का एक दूसरे के साथ, कलर से और बार की हाइट से। एक बंदे की जो बार होती है उसकी हाइट डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के ऊपर, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो डिपेंड करता है कि वो जितनी आपने रखनी है, और जितनी एक की हाइट चौड़ाई रख लेंगे आपने बाकियों की भी उतनी ही चौड़ाई रखनी है, ठीक है। विड्थ जो होती है वो आपने इक्वल रखनी है। एक बंदे की तीनों बार्स आपस में जुड़ी होंगी और बाकियों के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस होगा। इसे हम मल्टीपल कॉलम बार चार्ट कहते हैं। ये भी नॉर्मली अनग्रुप डाटा जो मल्टीपल होते हैं, डिफरेंट डाटा सेट्स, उनको कंपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। मल्टीपल कॉलम बार चार्ट इज द सेम एज सिंपल बार चार्ट बट शोज ए कंपैरिजन ऑफ मोर देन 1 डाटा सेट्स, ठीक है जी। बस इतनी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी है। एक परसेंटेज बार चार्ट होता है। हम लोगों ने ये जो मल्टीपल कॉलम बार चार्ट है इसकी सारी वैल्यूज़ को अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया जाए, लेफ्ट राइट करके दिखाने के बजाय एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया जाए, सारी बात है ये रेड वाली जो है ये ब्लू के ऊपर रख दे और ग्रीन वाली रेड के ऊपर रख दें तो वो ऊपर से तो बाहर निकल जाएगा,
लेकिन अगर हम उसे दोबारा रीसाइज करके छोटा करके इस तरह से दिखाएं तो ये हमारा होता है जी स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम, STACKED, स्टैक्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम जो होता है ना उसका एंड पॉइंट डिफरेंट हो सकता है हर किसी का। स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट, इसका एंड पॉइंट जो है वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर हम ये करें कि स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट में परसेंटेज का एलिमेंट ले आएँ तो हमारे पास जो बार चार्ट बनता है उसे हम परसेंटेज या कंपोनेंट बार चार्ट कहते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट डाटा सेट्स को जो एक जैसे होते हैं कंपैरिजन में दिखाने में और एक दूसरे के आमने सामने भी और एक दूसरे से के साथ साथ भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है, एक कंपनी जो है वो 3 क्वार्टर्स में सेल्स कर चुकी है और उनकी तीनों क्वार्टर की डिफरेंट एरियाज़ की सेल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल्स आप देखना चाहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट A, B, C, D, E, F, G और H। हमें ये पता है ये जो ब्लैक है ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये जो ग्रे है ये सेकंड क्वार्टर है और ये वाइट जो है ये थर्ड क्वार्टर है, लेट्स सपोज। तो हमें यहाँ से कंपैरिजन में आसानी होती है। इसको जनाब स्टैक्ड चार्ट भी कहते हैं, लेकिन स्टैक्ड चार्ट जो होता है इसको परसेंटेज स्टैक्ड चार्ट कहते हैं। खाली स्टैक चार्ट जो होगा ना वो ये होगा कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं हम, स्टैक करना समझते हैं, चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखना। तो ये बार इसके ऊपर रख दी जाए, ये बार उसके ऊपर रख दी जाए तो ये एक पूरी एक ही बिल्डिंग बन जाएगी जिसमें कुछ ब्लू कलर होगा, कुछ रेड होगा, कुछ ग्रीन होगा। इसी तरह से ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, ये सारे स्टैक्ड चार्ट्स बन जाएंगे। जो स्टैक्ड चार्ट्स होते हैं वो कंपैरिजन में भी आसानी देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सबसे ऊपर गया। लेकिन कभी कभार अगर हमें ये देखना हो, ये ना देखना हो कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि हमें ये देखना हो कि चीज़ों की कंट्रीब्यूशन कितनी है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम परसेंटेज स्टैक बार बनाते हैं जिसमें हर बार की हाइट इक्वल होती है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताएं वो कौन सा स्टैक्ड बार चार्ट है जिसमें कि हर बार की हाइट इक्वल होती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए परसेंटेज स्टैक बार। उसकी हाइट हर एक की, इस तरफ हम वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस लिखते हैं 25, 50, 75 और 100 और हर एक की परसेंटेज बना के हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्योंकि बार चार्ट्स बनाना आपको नहीं आएगा, आपको चार्ट बनाने के लिए नहीं देगा, इसलिए इसकी तरफ अंडरस्टैंडिंग समझ लें तो डैट इज़ इनफ फॉर यू। आप परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और वो स्टैक्ड होते हैं। और परसेंटेज इसलिए कि वो उनकी जो वैल्यू होती है उनकी परसेंटेज होती है जो वो टोटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डैट इज़ वाई वी कॉल इट ए परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, आल्सो नोन एज सब डिवाइडेड चार्ट और स्टैक्ड चार्ट, used to represent data in which the total magnitude is divided into different components. Stacked column chart shows the relationship of individual items to the whole, comparing the contribution of each value to total across categories. यानी कि वो contribution को identify करता है कि हर कैटेगरी का कितना कितना contribution है। और फाइंड आउट तो हम कर ही सकते हैं, ये विजुअली भी प्रेजेंट करके बताता है कि देखो यार इसका ये कंट्रीब्यूशन है, इसका ये कंट्रीब्यूशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये होता है जनाब कंपोनेंट बार चार्ट, ये भी अनग्रुप डाटा के लिए होता है। फिर एक पाई चार्ट होता है, तीनों पार्ट अलग अलग चीज़ें शो कर रही हैं। हाँ पाई चार्ट देखें ना, जैसे मैंने कहा कि पहला जो है वो फर्स्ट क्वार्टर की सेल, ये सेकंड क्वार्टर की, ये थर्ड क्वार्टर की। पाई चार्ट जो होता है ना ये एक सर्कल को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके दिखाया जाता है, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो 360 एंगल्स होते हैं। तो हमने जो भी डाटा प्रेजेंट करना है हम उसको 360 पे डिवाइड करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि इसकी परसेंट, इसका कितने डिग्री का जो है ना वो बनेगा, पाई बनेगा। तो हम सर्कल को काट के उसके में से पिज़्ज़े के पीस काट के ये बताते हैं कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, और इस तरह से हम इसका जो है ना वो पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट की कैलकुलेशन के लिए हमें उसके एंगल्स बनाने पड़ते हैं और एंगल्स को बनाने के लिए थोड़ा सा ज़रा ध्यान से हमें देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 चीज़ें, एप्पल, चले एप्पल जो है एप्पल कंपनी कर लेते हैं, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन और IBM कंप्यूटर्स। एप्पल ने एक साल में 560 मिलियन कंप्यूटर्स बेचे, मिलियंस में लिख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक साल में 1200 मिलियन कंप्यूटर्स बेचे हैं। चलो 1200 नहीं, मैं इसको 1320 कर लेता हूँ।
और IBM ने एक साल में 560 कंप्यूटर्स इसने भी बेचे। तो आपको मैं कहता हूँ कि ज़रा इसका पाई चार्ट तो बनाएं। तो इसके पाई चार्ट में आप इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, कितना बनेगा 2640, और हर एक का एंगल बनाना है आपने। अब पाई का एंगल, पाई एंगल वो कैसे बनेगा जी? फ्रीक्वेंसी है 560 डिवाइडेड बाय 2640, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 360। 2640 ही बनता है ये वैसे, 2640 नहीं, 2640 नहीं बनता, 1120 कर लेते हैं, 1120 और 560, अब ये 2240 बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। एक मुझे करके बता दें, मुझे पता आपको आता है लेकिन एक मुझे करके बता दें इसका कितना बनता है। 560 डिवाइडेड बाय 2240 मल्टीप्लाई बाय 360, या इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दें। 560 डिवाइडेड बाय 2240, 25%, 360 का 25, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना जी। तो इसका 90 डिग्री का एंगल आएगा, और दूसरा जो है 1120 का 180 डिग्री का आएगा, और तीसरे का 90 डिग्री का आएगा। तो टोटल जो है वो आपका 360 डिग्री के एंगल्स बनने चाहिए। अब आप सर्कल में शुरू करेंगे 90 डिग्री से, और उसके बाद डिग्रीज काउंट करते जाएंगे, और उसमें जो है वो आप निशान लगा के उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। 560 तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। नहीं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है? मैं एक तो फ्रीक्वेंसी शो करती है कि ये रीडिंग कितनी दफ़ा है, तो 560 का क्या मतलब? 560 का मतलब है कि 560 दफ़ा है, 560 दफ़ा पला है। हाँ। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। इससे आपका पाई चार्ट का एक पार्ट बनता है। ए पाई चार्ट और सर्कल चार्ट इज ए सर्कल स्टैटिस्टिकल ग्राफ विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। अब इसकी 3 स्लाइसेस बनेंगी। पहली स्लाइस 90 डिग्री की बनेगी, दूसरी 180 की, और तीसरी भी 90 डिग्री की। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इतने इजी नंबर्स लिए थे। तो आपने क्या करना है कि एक सर्कल लेना है, उसको सेंटर से शुरू करना है, और 90 डिग्री तकरीबन उसका बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होता है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे घुमा के इधर ले आना है, और फिर इसका 180 डिग्री लेना है, यहाँ से 180 डिग्री काउंट करना है, तो ये तकरीबन यहाँ पे नीचे आएगा। सीधी लाइन 180 डिग्री होती है। तो ये है जनाब 90 डिग्री, ये है जनाब 180 डिग्री, और ये है फिर 90 डिग्री। तो 3 डिग्रियाँ बनानी थी आपने। ये है हमारा एप्पल, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, और ये है IBM। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, मैंने इस तरह से डाटा अज्यूम किया था कि मुझे किसी वो प्रकार और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, मैं इजीली बना लूँ। क्योंकि आपने बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन में इसको बनाना नहीं आएगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर अगर 30 डिग्री आएगा तो वो कैसे बनाना है, 45 डिग्री आएगा तो वो कैसे बनाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो एक पाई के हमने 3 पार्ट्स कर लिए। एप्पल और IBM जो है वो 90 डिग्री पे हैं, और MS जो है वो 180 पे है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी। तो इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट के बाद ग्रुप डाटा के चार्ट्स आते हैं। ग्रुप डाटा के चार्ट्स जो हैं ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट्स जिन्हें हम ओजाइव कहते हैं। इसको कुछ बच्चे ओगिव पढ़ते हैं, मुझे ओजाइव ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ओजाइव पढ़ूंगा। पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, ओगिव नहीं पढ़ते, ओजाइव पढ़ते हैं। अच्छा जी, हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं। हिस्टोग्राम, पहले तो ये समझ लें कि ये ग्रुप डाटा के चार्ट्स हैं। ग्रुप डाटा के अंदर आपको पता है क्लास लिमिट्स होती हैं, क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, और फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F, ठीक है जी। तो आपने हिस्टोग्राम को अगर आप देखें तो ये बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कोई गैप्स नहीं होते। हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर अपने जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो लिखते हैं, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो हमारी एक क्लास बाउंड्री है 100 से लेकर 150 तक, तो हमने 100 से 150 का एक बार बनाया हुआ है। इसकी चौड़ाई इतनी है जितनी 100 और 150 का डिफरेंस है, और इसकी हाइट तकरीबन आप समझ लें 22 है। ठीक है जी, 150 से 200 इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होगा, और इसकी तकरीबन 18 फ्रीक्वेंसी। कैसे? मैंने देखा कि ये जो बार है ये इधर जाके किधर फॉल करती है, तो 20 से नीचे है, तो मैंने एस्टीमेट लगाया कि ये तकरीबन 18 होगी। तो इसी तरह से होगा, डाटा को देखकर हमें पता चल जाएगा कि यार ये क्या ग्रुपिंग है और क्या इसका डाटा है। तो इसका डाटा कंस्ट्रक्ट करें 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये क्या है? हमारी क्लास बाउंड्रीज है कि क्लास लिमिट है? क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट, इन दोनों की निशानी क्या होती है? क्लास लिमिट के अंदर जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है, और क्लास बाउंड्री में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों सेम होती हैं क्लास बाउंड्रीज के अंदर। इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दिख लेते हैं। पहले की 22 है, दूसरे की 18 है, तीसरे की क्या होगी 28, चौथे की क्या होगी 50, और पांचवें की क्या होगी जनाब? ये तकरीबन हमारी 10 से थोड़ा सा ऊपर 12, 13 लिख लेते हैं। ले जी, तो चार्ट को देखकर हम उससे वर्क बैक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हिस्टोग्राम जो होता है बेसिकली एक बार चार्ट ही होता है, जिसमें डाटा के लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करते चले जाते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जितनी डिस्टेंस होता है उतनी चौड़ाई की, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी हाइट की हम लोग एक बार बनाते हैं। ये सारी बार्स आपस में जुड़ी होती हैं, इनमें कोई गैप्स नहीं होते। इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम जो है ना, ये हमें हेल्प करता है, हम ग्राफिकली हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली मॉड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो सबसे बड़ी बार होती है ना, सबसे बड़ी बार, उसके ऊपर उसके दो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। ठीक है जी, तो जो इसका हायर साइड होती है ना, उसको लोअर साइड के साथ ऐसे मिला देते हैं, पीछे वाली की हायर साइड के साथ, और इसकी लोअर साइड को दूसरी जो साइड है ना उसके साथ मिला देते हैं। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि सीधी सीधी लाइनें लगाएं, आप समझेंगे ये सारी लाइंस सीधी हैं। ठीक है, मेरी लाइंस अगर टेढ़ी भी हो तो आपने अज्यूम करना है कि वो सीधी हैं। जब आप इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं ना, तो जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आता है, जब आप उसको नीचे एक्स एक्सिस पे गिराते हैं तो यहां पे आपको मोड नजर आएगा। अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये 250 और 300 के दरमियान में 275 से थोड़ा सा नीचे आइए, 275 से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो मेरा अपना गैस ये है कि ये 275 से थोड़ा सा नीचे 265 है। ये 265, चलो 270 आप कह रहे हैं, 267 कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? 267। लड़ाई नहीं करनी। हाँ, 267। अब ये अंदाज़ा है, जब मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करके और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस लगाऊंगा तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये हमारे पास डाटा सेट है, तो क्या कहते हैं उसे कि टेंशन क्या है, जब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है तो वाई नॉट के हम ज़रा डाटा सेट से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है जी, डाटा सेट के लिए मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से आएगी, 22 और 18 कितने बने जी? 40। 40 में 28 ऐड किए 58, उसके बाद क्या हुआ जी? नहीं 68 होता है। 40 में 28 ऐड किए 68, फिर उसमें 50 ऐड किया तो कितने बने? 118। 13 ऐड किए तो कितने बने जी? 131 कर लेते हैं, 131। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 131 है। अब हमने देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टेबल कौन सा है। अच्छा, हमें तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, ये हमारा मॉडल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास होती है हमारी, 50 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने अभी बना लिया। फार्मूला क्या था जी? मॉड का फार्मूला क्या है?
आई इंटू आई इंटू वो एफ एम माइनस, हाँ एफ एम माइनस एफ वन वाला फार्मूला है, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस ई। नहीं, मुझे भी भूल गया, आप बताएं क्या फार्मूला है, चल के देख लेते हैं। तो मैंने थोड़ी पेपर देने हैं, पेपर तो आपने देने हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारे पास, एच लास्ट पे मल्टीप्लाई होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, किधर गया, चले लैपटॉप ही बंद हो जाएगा। नहीं, इसने बड़ा टाइम हेल्प की है, बस आजकल ज़रा नाराज़ हो गया ये। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अच्छा जी, L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास कितनी है जी 250 प्लस एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस एफ वन उससे पीछे वाली 28 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 28 प्लस 50 माइनस उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ क्लास विच इज़ 50। तो ज़रा करो कैलकुलेट, इसका क्या आंसर आता है। 50 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 28 प्लस 50 माइनस 13, का डिफरेंस ये एच कितना, हाइट कितनी है 80, 50 है, 50 इन दोनों का डिफरेंस 300 250 का डिफरेंस। 268.6, वो 268, हमें करीब करीब ही पहुंचे थे। मैंने तो कहा था 270 होगा, आप ही कह रहे थे 265 होगा। नहीं, मैंने 265 कहा था। 268 पॉइंट क्या है 6। ठीक है जी। तो ग्राफिकली हम लोग हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट बिल्डिंग का पीछे वाला कॉर्नर अगली वाली बिल्डिंग से और अगली वाला कॉर्नर पीछे वाली बिल्डिंग से जोड़ दें, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो आपका मॉड होगा। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है ना जी, ये आपके ग्राफ जो आपके पास जो ग्रुप डाटा होता है इसके मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी का एक पॉइंट होता है। यानी कि आपने क्या करना है, ये आपके पास डाटा है एक्स और ये आपके पास जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज हैं। पहले तो आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, इसको एफ कहते हैं। मिड पॉइंट जो होता है एक्स अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बनेगा 125, 175, 225, 275, 325। ये सारे मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो आप प्लॉट करते हैं। मिड पॉइंट्स आपने लिख दी एक्स एक्सिस पे और मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और एक पहाड़ बनाते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इस डाटा सेट की हम बना लेते हैं। देखो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस में ये है जी 125, उसके बाद क्या है जी 150, 225, 250, 325, 350। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं ना, यहाँ से ये ज़ीरो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला छोटा सा बॉक्स जो है वो 125 की लेंथ के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, तो ग्राफिकली ये एक ना छोटा सा ग्लिच होता है, एरर होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे ऐसे 2 हार्ट बीट्स बना देनी। इसका ये मतलब है, देखने वाले को पता चल जाएगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 125 तक कुछ नहीं था तो मैंने वहाँ से उसको मर्ज कर दिया और 125, 150, 250, 250 इस तरह से जो है ना वो हमने कर दिया। मेरा ये 225 है, 250। तो ये हमने बार्स बना दी, ये पॉइंट्स बना दिए। अब
एक्स एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए सबसे पहले आप देखें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो मैक्सिमम आपने प्लॉट करनी है वो 50 है। तो बेसिकली आप मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे। 50 के दरमियान में और 0 के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 25 होगा। तो हम इस डाटा को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हमें डाटा को 5 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करना है कि ये हमारा 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 और वो 50। ठीक है जी। तो ज़रा आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा ज़ुबानी इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 40 और ये 50 है। देखें कि मैक्सिमम आपने कितना ड्रॉ करना है और वो देख लें कि वो आपकी बार के ऊपर पूरा आना चाहिए। ये ना हो कि आप 10-10 से शुरू करें और आपका टेबल जो है वो पेपर से बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो मैंने प्लॉट करनी है, और उसका सबसे ऊपर जाके निशानी रख दें कि यहाँ तक मैंने अपना चार्ट कंप्लीट करना है, तो मैक्सिमम मेरा वहाँ तक चार्ट जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है। 125 की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 22। तो 125 के ऊपर 22 के पास जो है वो आप जाके एक डॉट लगा देंगे। 175 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 नीचे आ रही है, एक यहाँ पे हम लगा देंगे। 175 जाके नहीं आएगा। ये असल में 175 है, ये 150 नहीं है। ठीक है। 225 के ऊपर है 28, तो 225 के ऊपर 30 से थोड़ा सा आगे 28, ये पॉइंट आ रहा है 50। उसके बाद क्या है जी? 250 के ऊपर 50 है, तो ये तकरीबन जो है ना इसका बनता है 325, 13 फिर नीचे आ गया तकरीबन 10 से थोड़ा सा ऊपर, और बस डेट्स इट। 350 तो हमें चाहिए नहीं था, वो खाली था। अब ज़रा देखें कि इन सारे पॉइंट्स को हमने बना लिया है। अब ये पहाड़ी सी बन जाएगी। हर पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे से मिला दें। मार्गला हिल्स। ठीक है जी, हाँ जी, ये मार्गला हिल्स बन जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पहाड़ियाँ जो हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर है, ज़मीन पे भी लेकर आना है इनको। तो आपने काम करना है कि जितनी आपने मिड पॉइंट्स बनाए हैं, आखिरी मिड पॉइंट से आगे भी एक मिड पॉइंट अज्यूम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो 325 से आगे वाला मिड पॉइंट 375 बनता है अगली क्लास का, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है 0। आपने उसके साथ उसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, तो इधर से तो सही पहाड़ी बन गई। इसी तरह से 125 से पीछे भी आपने एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज़ 75, और आपने इसको उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये आपकी बनती है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मिड पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब है एक ऐसी शेप जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जनाब हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसमें फ्रीक्वेंसीज प्लॉट होती, और पॉलीगॉन से मुराद है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, जैसे पॉली क्लिनिक होता है तो एक ऐसा क्लिनिक जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी। और गॉन नॉर्मली कहते हैं कॉर्नर्स को, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ऑक्टागॉन। ठीक है जी। तो ये गॉन से मुराद होता है कॉर्नर्स। तो एक ऐसी शेप जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। और ये क्लोज्ड शेप होती है, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है ये क्लोज्ड शेप होती है, दोनों तरफ हम उसको एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जो हमारी एक्चुअल मिड पॉइंट्स है उनसे नीचे वाला एक मिड पॉइंट लेते हैं, वहां से उसको भी जोड़ देते हैं, और आगे वाला मिड पॉइंट भी लेते हैं, उसको भी जोड़ देते हैं। तो ये एक पूरी पहाड़ी बन जाती है, शेप क्लोज्ड होती है ये। ठीक है जी। तो जनाबे वाला ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी तरह से एक और शेप होती है जी जिसे हम कहते हैं ओजाइव। ओजाइव जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसीज को ही, एक तरफ फ्रीक्वेंसीज, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? तो ये दो तरह के ओजाइव्स होते हैं। एक होता है जी लेस देन ओजाइव, एक होता है मोर देन ओजाइव। ठीक है जी। जो लेस देन ओजाइव होता है इसमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, और मोर देन ओजाइव में मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। क्या समझे? इसलिए इनका नाम है लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। अब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं,
लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड ऑल द प्रीवियस क्लासेस जो इससे पहले आ चुकी हैं। और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड ऑल द हायर क्लासेस, इससे बड़ी वाली जो क्लासेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक क्लास की 2 है, उसके बाद जो है वो 9, 24, 36, 44, 50 इस तरह से बन रही। तो इसमें उसने फ्रीक्वेंसीज नहीं बनाई हुई, फ्रीक्वेंसीज नहीं बनाई, हम फ्रीक्वेंसीज बना सकते हैं, वैसे मैं आपको बना के देता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसीज। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे फ्रीक्वेंसी बनानी है। आपको पता है कि पहली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होती है, ये बात हमने कल की थी। तो पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 होगी, दूसरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसकी पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को जमा करके आती है। इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 7। फिर तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली सारों को जमा करके आती है, तो इसमें से ये दोनों माइनस कर दें, ठीक है सुन लें, इसमें से 24 में से 7 और 2 माइनस कर दें, या इन दो कंसेक्टिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल लें, एक ही बात है। 24 में से 7 और 2 माइनस करें तो कितना आता है जी, 24 में से 7 और 2 माइनस करें तो 15 आ गया, या दो कंसेक्टिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज माइनस करें तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो 24 में से 9 निकाले 15, तो तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15, चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 36 और 24 का डिफरेंस 36 माइनस 24 कितना आएगा जी, 9। पांचवी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 44 माइनस 36, 12 नहीं आएगा, हाँ 12 आएगा, सॉरी 12। और 44 और 36 का डिफरेंस कितना है जी, 8, और इसका डिफरेंस कितना है जी, 6। तो फ्रीक्वेंसी हमने डिजाइन करनी अगर हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसने ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है। चाहिए नहीं था हमें, क्वेश्चन में नहीं चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, लेकिन हमने सोचा कि डाटा अगर आ गया है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आपको कंसेक्टिव डिफरेंस फाइंड आउट करे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव क्लासेस, डिफरेंस ऑफ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कंसेक्टिव क्लासेस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड क्लास दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती। दो कंसेक्टिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल लें तो वो जो दूसरी वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, हम डाटा की तरफ वापस आते हैं। जब हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो उसे हम लेस देन ओजाइव कहते हैं, जब हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसे मोर देन ओजाइव कहते हैं। ओके, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, ये हमारे एक्स एक्सिस पे जो है वो लिखते हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे लेस देन सॉरी वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे आती है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस। अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्लास लिमिट लिखनी है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में अपर क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री लिखनी है, अपर क्लास बाउंड्री UCB, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में लेस देन क्लास लोअर क्लास जो है बाउंड्री वो लिखनी है, उल्ट कर देना है, ठीक है जी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में अपर क्लास बाउंड्री और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी है आपने, ठीक है जी। और इससे हम लोग जब एक चार्ट बनाएंगे तो हमारा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, हम लोग एक ऊपर को चढ़ती हुई शेप हमारी बनेगी लेस देन ओजाइव के केस में, और मोर देन ओजाइव के केस में नीचे को आती हुई शेप बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो शेप्स जो दो बनेंगी अगर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाएं, ये ओपन शेप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी या मोर देन ओजाइव, इन दोनों ओजाइव को जब एक ही ग्राफ पे इकट्ठा एक दूसरे के आमने सामने बनाते हैं ना तो बड़ी मजे की बातें नजर आती है, बड़ी सिमेट्री नजर आती है। वो कैसे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जहाँ पे एक दूसरे को काटें वहाँ से अगर हम एक लाइन लगाएं तो इसके ऊपर जो शेप बनी होती है ना वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी नीचे वाली शेप है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे काटें तो ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप जो है ये दोनों एक दूसरे जैसी ही होती है। दूसरी बात, ये जहाँ पे एक दूसरे को काटती है ना लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली शॉर्ट और मोर देन कम्युलेटिव, लेस देन ओजाइव मोर देन ओजाइव जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे मीडियन फॉल कर रहा होता है, ठीक है जी।
तो ग्राफिकली अगर मीडियन फाइंड आउट करना हो, ग्राफिकली अगर मीडियन फाइंड आउट करना हो तो जहां पे मोर देन उजाइव और लेस देन उजाइव एक दूसरे को कट करते हैं वो वाला पॉइंट हमारा मीडियन होता है, वो वाला पॉइंट हमारा मीडियन होता है जहां पे लेस देन उजाइव और मोर देन उजाइव एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मीडियन वगैरह फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी होता है, वो तरीका यूज करता है सिर्फ और सिर्फ लेस देन उजाइव को। मोर देन उजाइव समझे यहाँ पे नहीं है, मोर देन उजाइव को इग्नोर कर दे। लेट्स सपोज मैं मोर देन उजाइव को यहाँ से गायब करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मोर देन उजाइव यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ लेस देन उजाइव नज़र आ रहा है। चलो जी, ये गायब हो गया यहाँ से। अच्छा, अब ज़रा देखना, हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते होते थे, ये हमारे पास लेस देन उजाइव है और उससे हम लोग पोजीशनल एवरेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशनल एवरेजेस क्या होती थी, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, ऐसे फाइंड आउट करते थे। मीडियन डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 में, डिसाइल डाटा को 10 पार्ट्स में और परसेंटाइल डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा, इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं जनाब, हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 डाटा को सॉर्ट करना होता था, वो हमने कर लिया हुआ है, डाटा को सॉर्ट करने की मज़ीद अब ज़रूरत नहीं है, डाटा सॉर्ट ही है। सॉर्ट होकर जब ग्रुप डाटा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 है कि हम लोग उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई इंटू n+1 ओवर डी करके। लेट सपोज मैं मीडियन अगर फाइंड कर रहा हूँ तो मीडियन के केस में मेरा आई 1 होगा, n+1, चले मीडियन ने भी फाइंड आउट करते हैं, अभी हम पहले थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं, Q3। आई की जगह पे 3 आएगा, n इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी है जी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 50, +1 ओवर डी, डी स्टैंड्स फॉर 4, क्वार्टाइल के केस में डी 4 होता है, तो कितना बना जी 37.37 बनेगा इसका, करें ज़रा 37.37, 37.50, 37.87, 38.25। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि मेरा मीडियन किस पोजीशन पे है, क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल किस पोजीशन पे है। अब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी में जाना है और जहाँ पे आपको 38.25 मिलेगा वहाँ से आपने लेस देन उजाइव के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिरानी है। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से आपने नीचे की तरफ एक लाइन गिरानी है। तो यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलेगी एक्स एक्सिस के ऊपर वो आपका थर्ड क्वार्टाइल होगा। थर्ड क्वार्टाइल क्या है जी, इस वक्त यहाँ पे 23 टाइप, 24 कर लें, 23 कर लें, 23, तो थर्ड क्वार्टाइल जो है 23 पॉइंट समथिंग है। ये अगर ग्राफ हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट बनाएंगे तो हमारा 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। नहीं, देखो ये उसकी पोजीशन है, ये फार्मूले से हमें पोजीशन मिलती होती है, आंसर नहीं मिलता होता। आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। अनग्रुप डाटा के केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 38th वैल्यू प्लस 25% ऑफ 39 माइनस 38 वैल्यू। ग्रुप डाटा में, हाँ, ग्रुप डाटा में हम इससे अपनी जो है ना वो क्वार्टाइल क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो फार्मूला लगाते हैं L+H/F इंटू IN/D डिवाइड D माइनस C, वो फार्मूला लगाते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है ना वो ग्राफिकल मेथड के केस में इस तरह से होगा। हमने ये कहा था कि ग्राफिकल मेथड के केस में जो है वो इस तरीके से होगा, ग्रुप डाटा के केस में फार्मूला लगता है और अनग्रुप डाटा के केस में वो जो हमारा सॉर्टेड डाटा था उसमें कुछ और फार्मूला लगता है। तो हम लोग ग्राफिकली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे ना तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली यही आएगा, यानी कि वो पॉइंट ये बनेगा। जब आप उसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे 16 ही मिलेगा। तो जो भी पोजीशनल एवरेजेस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, लेस देन उजाइव से, मोर देन उजाइव से नहीं फाइंड आउट करना। हमें लेस देन उजाइव चाहिए अगर हम पोजीशनल एवरेजेस ग्राफिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। ठीक हो गया जी।
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये एक वन डायमेंशनल प्लॉट होता है, वन डायमेंशनल। इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट नहीं करते, वाई एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यूज नहीं होती। हम डाटा की 5 वैल्यूज लेकर आते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और 3 क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3। Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, यानी कि आपको मीडियन मिल जाए या सेकंड क्वार्टाइल मिल जाए, वो एक ही बात है। अब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और तीनों क्वार्टाइल्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के चार्ट में प्लॉट करते हैं, सही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यूज प्लॉट होती हैं, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं लिखते, ठीक है, क्रॉस नो आइटम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है ये 1 डायमेंशनल होता है कि 2 डायमेंशनल, तो आप क्या कहेंगे? ये 1 डायमेंशनल प्लॉट होता है। अब आप इसमें ग्राफ की आपके पास वैल्यूज होती हैं, तो आप इसमें जो है ना वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आपको याद होगा हमने डाटा सॉर्ट किया था, हमने वो जो शुरू में जो डाटा निकाला था 481, उसकी मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू 594 थी। क्वार्टाइल, मीडियंस और थर्ड क्वार्टाइल ये कुछ एज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज। मैं कहता हूँ जिसका फर्स्ट क्वार्टाइल जो था ये था आई थिंक 524 था, मीडियन इसका 550 कर लेते हैं और थर्ड क्वार्टाइल इसका 560 कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो भी आंसर्स थे, हमने इस चार्ट को बनाने के लिए अपनी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 480 है, इसके बाद 500 है, 20 के डिफरेंस से हम लोग जो है ना वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं, 540, 560, 580 एंड 600। तो अब 1 बाय 1 हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को प्लॉट करते हैं। मिनिमम वैल्यू है जी 481, तो हम इसका थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ना 481 के ऊपर डॉट लगा देते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 594, तो ये 600 से थोड़ी सी पीछे इसके सामने ये डॉट लग जाएगा और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे। और ये हमारी जो है ये टोटल डाटा की रेंज है। ये क्या है? रेंज है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डाटा की इतनी रेंज होती है। कहा जाए कि डाटा की रेंज प्लॉट करो, तो हम डाटा की रेंज बस इतनी सी प्लॉट करके बता देंगे। फिर उसके बाद है जी मीडियन Q2 550 पे है, तो ये तकरीबन इस जगह पे फॉल करेगा, ये मीडियन है। फर्स्ट क्वार्टाइल 524 पे है, ये तकरीबन यहाँ पे फॉल करता है, ये Q1 है। दूसरा क्वार्टाइल 560 है, थर्ड क्वार्टाइल ये Q3। तो क्वार्टाइल मीडियन इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, यानी कि इसका एक बॉक्स सा बना देते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं। ये विस्कर्स होती हैं लेफ्ट और राइट साइड पे जो लाइन से लगी हैं, और बॉक्स क्या होता है? बॉक्स वो जो सेंटर में है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये मुझे बताता है कि डाटा फैला कितना हुआ है। दूसरा ये भी बताता है कि डाटा की जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उसमें क्या रोला है। अब मुझे नजर आ रहा है कि डाटा के अंदर जितना, इसमें 25% डाटा होता है, इसमें भी 25% डाटा होता है, इस साइड की विस्कर में भी 25% और इस साइड की भी विस्कर में 25%। तो मुझे समझ आ रही है कि सबसे छोटा बॉक्स, सबसे छोटे बॉक्स जिसकी चौड़ाई 25 है, सबसे ज़्यादा डाटा मेरा इस जगह पे फॉल कर रहा है। सबसे ज़्यादा डाटा वैल्यूज़ मेरी मीडियन और क्वार्टाइल थर्ड के दरमियान में है। मीडियन क्या है? 550 और थर्ड क्वार्टाइल है 560। मैक्सिमम वैल्यूज़ आर इन बिटवीन 550 एंड 560। तो मेरे डाटा सेट के अंदर मोस्टली वैल्यूज़ 550 से 560 के दरमियान में। कितने परसेंट? 25% वैल्यूज़। और वो देखें ज़रा, फर्स्ट क्वार्टाइल 524 से लेकर 481, ये सारी की सारी 50 नंबर की वैल्यूज़, 50 नंबर की रेंज में सिर्फ 25% वैल्यूज़ फॉल करती। तो ज़्यादा मेरे डाटा की जो फोकस है वो सेंटर में है, सेंटर से भी थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे। तो जहाँ पे ज़्यादा डाटा फॉल कर रहा होता है वहाँ पे उस डाटा का फोकस भी ज़्यादा होता है। इसे हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आप ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए बना सकते हैं। वो एक ही तरह से बनेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का अलग अलग फार्मूला है, वो दोनों में होता है। ठीक है जी। तीसरी चीज जो हम लोगों ने कहा था, हमने 2 चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ सिक्यूनेस। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से ही समझ आती है। डाटा का ज्यादा रुझान किस जगह पे है,
डाटा का ज़्यादा रुझान और उसका इवन सेंटर भी हायर साइड पे है, इसको हम कहते हैं कि डाटा की सिक्यूनेस कितनी है, डाटा की ज़्यादा झुकाव, डाटा का ज़्यादा फोकस किस तरफ है, इसे हम सिक्यूनेस कहते हैं। सिक्यूनेस डाटा के रुझान को बताता है, डाटा के सेंटर पॉइंट को नहीं बताता। डाटा के सेंटर पॉइंट को कौन बताता है? हमारे एवरेजेस बताते हैं, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। फिर हमने मैयर ऑफ डिस्पर्शंस पढ़ी थी, डाटा में फैलाव कितना है। लेकिन सिक्यूनेस हमें यह बताती है कि कौन सी रेंज में, कौन सी जगह पे ज़्यादा डाटा वैल्यूज फॉल करती, ठीक है। क्योंकि जो बाहर जो चीज़ें रहती हैं, जो आउटलायर्स हैं, वो विस्कर में रहते हैं, उनके सर पे छत नहीं है। देखो ये वाला जो डाटा है ये शायद उतना मैटर नहीं करता, जितनी लंबी विस्कर होगी इसका मतलब है कि ये उतने ज़्यादा दूर दूर हैं डाटा सेट्स। लेकिन हम लोग ज़्यादा कंसर्न हैं मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी किस तरफ है ये चीज़ हमें बताती है सिक्यूनेस। एक सिक्यूनेस का फॉर्मूला है जी, इसे कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस कहते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से करके भी आपका सिक्यूनेस जो है वो फाइंड आउट हो जाती। पहले तो समझते हैं कि जी सिक्यूनेस होती क्या है। ये फार्मूला है इसका, आपको पता है, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग सिक्यूनेस को ज़रा समझते हैं कि सिक्यूनेस में किस किस टाइप की सिक्यूनेस हो सकती है। पहली है जी सिक्यूनेस आपकी नॉर्मल सिक्यूनेस। हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे। नॉर्मल सिक्यूनेस या वो जिसमें कोई सिक्यूनेस नहीं होती। सिमेट्रिकल वैल्यूज, मेजॉरिटी वैल्यूज डाटा के सेंटर में फॉल कर रही हैं। जब डाटा के सेंटर को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड में भी कम होती चली जाती है, राइट साइड में भी कम होती चली जाती है। ऐसे केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस ऊपर पढ़ के आए थे उसका आंसर 0 या 0 के आसपास होगा। 0 या 0 के आसपास होगा कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का आंसर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्रिकल शेप ऐसी शेप होती है जो कि हमें बताती है कि डाटा का जो टोटल रुझान है, जो मिलान है, वो सेंटर में है। डाटा का मीन भी सेंटर में है, मीडियन भी सेंटर में है। इस तरह के डाटा की जब हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो वो इस तरह की बनती है। अभी बना के आए ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो जो पहाड़ी बनाई थी हमने, उसकी पहाड़ी इस तरह की बनती है कि सेंटर में उसकी पीक होती है। मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों इसके इक्वल होते हैं। तो ऐसे में मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं। मीडियन जो है वो हमेशा मीन और मॉड के दरमियान में रहेगा। जैसा कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसको बेल कर्व भी कहते हैं क्योंकि ये बेल की शेप की होती है। और जब हम इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं, बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि डाटा ऐसा हो कि उसमें हायर साइड में वैल्यूज ज़्यादा हों, हायर साइड में वैल्यूज ज़्यादा हों, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट्स जो कि क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे जब वो टेस्ट देते हैं तो उनके नंबर्स, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, अच्छे बच्चे होंगे तो वो हायर साइड में मार्क्स हासिल करेंगे। 0 से लेकर 100 नंबर का पेपर है, बच्चे 0 मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी, जितने मर्जी मार्क्स हासिल कर लें। लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखें तो बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे होते हैं? 60, 65, 70, 80, 90। जितने बच्चे इस रेंज में फॉल कर रहे होते हैं उससे कहीं कम थोड़े बच्चे 50 से नीचे फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे 50 से ऊपर फॉल कर रहे होते हैं, यानी कि सेंटर से ऊपर वाली साइड पे आपकी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। इस तरह के केस में कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का आंसर नेगेटिव होगा। ये याद रखिएगा, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पहाड़ी इधर को सरकती जाएगी, मोड जो है ना, मोड, इसने तो पहाड़ी के ऊपर पक्का घर बनाया हुआ, ये मैक्सिमम पहाड़ी के ऊपर ही रहेगा। देखो जब पहाड़ी उतर जाती है वो भी उसके साथ है, ठीक है। जो मीन है ये सबसे ज़्यादा बेचारा परेशान है, जैसे ही पहाड़ी थोड़ी सी इधर आती है ये सबसे पीछे रह जाता है, और अगर पहाड़ी इधर से उधर गई, मीन जो है वो फिर भी इधर ही रह गया। तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो झूले लेता है वो मीन है, मीडियन इन दोनों के दरमियान में रहता है हमेशा। मीन और मीडियन में क्या फर्क होता है? बेसिक फर्क क्या है? पढ़ के आए हम, कितना शुरू में हमने पढ़ा, मीन के फार्मूले पढ़े, फिर मीडियन के फार्मूले पढ़े। मीन जो है वो हमारी वैल्यू बेस्ड एवरेज होती है, मीडियन जो है वो हमारी पोजीशन बेस्ड एवरेज होती है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डाटा की कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस पॉजिटिव होती है और नेगेटिवली सिक्यूर्ड डाटा की कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस नेगेटिव होती है। अब देखो जरा, ये ऐसे ही है,
कि जैसे ये एक शॉपर है, ये एक तरफ से लीक हो जाए, ठीक है, अगर ये इस साइड से लीक हो जाए और एक्स एक्सिस के 0 जिस तरफ है उस तरफ वैल्यूज लोअर होती है ना, उस तरफ लीक होना शुरू हो जाए तो हम इसे कहते हैं ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा ना, इस जगह पे एक्स एक्सिस में यहाँ पे 0 होगा। तो अगर 0 वाली साइड पे या लोअर साइड पे लीक होना शुरू हो गया शापर, तो इसे हम नेगेटिवली सिक्यूर्ड कहते हैं। या ऑन दी अदर हैंड अगर हम कह लें कि जो पीक है वो 0 से दूर मूव कर रही है तो ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड हो जाता है। और अगर पीक जो है वो 0 की तरफ मूव कर दे और दूसरी तरफ से हायर साइड से लीक होना शुरू कर जाए तो उसे पॉजिटिवली सिक्यूर्ड कहते हैं। नेगेटिवली सिक्यूर्ड के केस में कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, जिसका फार्मूला ऊपर अभी हमने पढ़ा है ये वाला, इसका आंसर नेगेटिवली सिक्यूर्ड के केस में नेगेटिव आएगा और पॉजिटिवली सिक्यूर्ड के केस में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहां से भी इसकी निशानी मिल सकती है। वो आपको ये पूछ सकता है बताओ ये शेप देखकर बताओ डाटा पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, या इसमें कोई सिक्योरनेस नहीं है। या आपको मीन और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन देकर कहे कि बताओ इसमें सिक्योरनेस कैसी है, ठीक है। या आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देकर कह सकता है कि बताओ, अब देखो ये वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अभी हमने बनाया था ऊपर वाले डाटा का, जिसमें ये वाला बॉक्स जो है ये छोटा था। छोटा का मतलब ये नहीं है कि इसमें थोड़ी वैल्यूज हैं, छोटे का मतलब है यहाँ पे ज्यादा रश लगा हुआ है। अब देखो ये कमरे हैं, असल में हर कमरे में 25-25 लोग आने हैं, तो जो लोग बेचारे इस कमरे में होंगे वो फंसे होंगे, ठीक है, और जो लोग इस कमरे में होंगे वो थोड़े सुकून में होंगे, यानी कि इस 25% में ज्यादा वैल्यूज फॉल कर रही। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बॉक्सेस की चौड़ाई से पता चलता है, जिसकी सेकंड बॉक्स छोटा होगा इसका मतलब है वो उधर ज्यादा गंद बचा हुआ है और ये लोग इजी हैं, और इसमें इस तरफ ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इजी हैं। तो ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को देखकर भी यू कैन आइडेंटिफाई कि ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। इसमें मीन, मीडियन और मॉड का रिलेशनशिप जो है ये भी आप लोगों के सामने है। तो मीन, मीडियन और मॉड का रिलेशनशिप उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो सिक्यूरनेस पे डिपेंडेंट होता है। हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन पढ़ा था ना आपस में। मीन, मीडियन और मॉड का इसलिए नहीं पढ़ा था कि सिक्यूरनेस समझ आएगी तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अगर डाटा सिमेट्रिकल होगा तो मीन, मीडियन और मॉड एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर डाटा जो है वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा तो मीन, मीडियन और मॉड का रिलेशनशिप सेंटर कॉलम में नजर आ रहा है। नेगेटिवली सिक्यूर्ड से मुराद थी ऐसा डाटा जिसमें रुझान आधे से ऊपर की तरफ फॉल कर रहा होता है। मेजॉरिटी या अमूमी तौर पे जो लोग हैं वो हाफ से ऊपर होते हैं, और ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जिसमें कि लोग लोअर साइड पे ज्यादा फॉल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है लोगों की अर्निंग और इनकम, ठीक है जी। आमतौर पे लोग 15 से 20 हज़ार पे जो गरीब लोग हैं वो कमाते हैं, इससे कम तो कोई भी नहीं देता, देते भी होंगे लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितनी मर्जी अरबों रुपए भी लोग कमा रहे हैं। 70-80 हज़ार रुपये भी अक्सर आता है कि जी हमारे वकील 70-80 लाख रुपए हमारे ये जो जजों को मिलते हैं, ये पता नहीं किसको मिलते हैं, ठीक है। कुछ और लोगों का भी नाम ले सकता हूँ लेकिन डाला आने के चांसेस हैं इसलिए मैं नहीं लूँगा, ठीक है जी। तो वो ये अरबों करोड़ों रुपये ले सकते हैं। तो देखा जाए तो वो बहुत थोड़े से लोग हैं, मेजॉरिटी अवाम हम जैसी है जो बेचारी 1 लाख से नीचे नीचे गुजारा कर रही। तो इस तरह की अगर हम लोगों की इनकम का अगर हम लोग पॉपुलेशन ये बनाएंगे कर्व, तो वो हमें लोअर साइड पे ज्यादा नजर आएगी, ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड नजर आएगी डाटा। लोअर साइड पे डाटा ज्यादा है, हायर साइड पे, हायर साइड ऑफ द रेंज पे डाटा कम है। तो ये था जनाब हमारी सिक्यूरनेस, और सिक्यूरनेस से हमें ये पता चलता है कि डाटा का अमूमी रुझान किस तरफ है। और सिक्यूरनेस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल, और फिर उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हमने कलेक्टिवली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिए हैं। और इसके बाद अब इसके MCQs हैं, कुछ MCQs है जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो डिस्कस करने हैं। डेफिनेटली वो आज हम नहीं कर सकेंगे तो उसकी मैं एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो सारे क्वेश्चन है तकरीबन 1.5-1 घंटे के जो है ना, तकरीबन वो होंगे 40 से 50 मिनट के, ठीक है। तो वो आपने इसके ये इनके सारे टॉपिक्स के सारे सवाल जो है ना वो आपने देख लेने हैं। और इसमें ये होगा कि जो बच्चे ऑनलाइन के हैं उनको तो फिर रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी, उनको उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, उन्होंने वो भी रिकॉर्डिंग देखी, क्योंकि बीच में हमारा एक दिन जो है वो क्लास ऑफ रहेगी।